नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी मातम पुरसी। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए मातम पुरसी। अब यही जानकर सब्र कर लो बेटा कि भगवान ने उसके भी कष्ट हर लिए और तुम्हें भी मुक्ति दे दी। अब उसे भूलकर दूसरे बच्चों में दिल लगाओ। राम जी सब भला करेंगे। वह महिला अनवरत बोले चली जा रही थी और मैं भाभी का वेदना से पुता चेहरा देख रही थी। आगंतुक महिला भाभी को पिछले 15 मिनट से यह समझाने की कोशिश कर रही थी कि जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ, नहीं तो तुम्हारे पीछे कौन उसकी देखभाल करता। मेरा मन हो रहा था कि उनके मुंह पर हाथ रखकर उन्हें चुप करा दूं, पर उनकी उम्र का ख्याल करके मैं चुप रह गई थी। और वही क्यों, आने वाला हर व्यक्ति इसी अंदाज में बात कर रहा था। लगता था जैसे सांत्वना के बहाने वे लोग बधाई दे रहे हैं। अब उन्हें कौन समझाता कि माँ के लिए संतान की मृत्यु दुखद ही होती है, भले ही संतान सविता की तरह लुंज पुंज क्यों न हो। जब वह देवी जी चली गईं तो मैंने राहत की सांस ली। भाभी से कहा, भाभी अब आप सीधा जाकर बिस्तर पर लेट जाइए। कोई भी आए आपको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं सबसे निपट लूँगी, आप बस आराम कीजिए। आज तो शायद मम्मी का सत्संग ग्रुप भी आने वाला है, अमिता ने कहा। तुम्हें कैसे पता? भाभी ने पूछा। मम्मी, सुबह मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी ना, तो माथुर आंटी और शुक्ला आंटी मॉर्निंग वॉक पर जाते हुए मिल गई थीं। माथुर आंटी कह रही थीं, मिसेस शुक्ला हम सब लोग साथ ही चलेंगे, ऐसी जगह अकेले जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। सत्संग ग्रुप? भाभी कब से सत्संग में जाने लगी? मैंने आश्चर्य में भरकर कहा। वो कहाँ जाती थीं, मैं ही ठेल कर भेजती थी। इसके लिए मैं मंगलवार की कोचिंग भी गोल कर देती थी। सत्संग ही सही, पर उसके बहाने से बाहर तो निकलेंगी, अमिता ने बतलाया। यह तो बहुत अच्छी बात है, मैंने बोला। और बुआ, महीने में 1-2 संडे पापा उन्हें महीने का सामान लाने के बहाने बाजार भी ले जाते थे। कभी कभी वहीं से वे लोग फिल्म देखने भी चले जाते थे। मैं और तारा अम्मा दीदी को देख लेते थे, अमिता ने उत्साह में भरकर कहा। उसकी बात सुनकर मुझे इतना प्यार आया कि मैंने उसे खींचकर गले से लगा लिया। बित्ते भर की लड़की, पर कितनी समझदार है। नहीं तो इस उम्र में लड़कियों को सखी सहेलियों के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। अमिता, कोई भी आए तुम मम्मी को बिस्तर से उठने मत देना। अपनी कोर्स की कोई किताब लेकर उनके पास बैठी रहना। चाहो तो भीतर से दरवाज़ा भी बंद कर लेना। अब कोई भी आएगा तो मैं देख लूँगी, मैंने गंभीर स्वर में कहा। उन लोगों को भीतर भेजकर मैं पेपर लेकर कुर्सी पर बैठ गई। दरवाज़ा मैंने जानबूझकर खुला रखा ताकि घंटी की आवाज़ से भाभी डिस्टर्ब ना हो। कोई 5 के करीब दरवाजे के पास आवाज़ें सुनाई दी। मैंने झांक कर देखा, 8-10 महिलाओं का दल दरवाज़ा खोलकर भीतर आ रहा था। यही वह सत्संग ग्रुप होगा जिसके बारे में अमिता ने कहा था। मैं उठकर खड़ी हो गई और उन लोगों को आदर सहित स्थान ग्रहण करवाकर मैंने क्षमा याचना के स्वर में कहा, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, बुखार भी है और बीपी भी बढ़ा हुआ है। डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, बोलने को भी मना किया है। उन लोगों ने क्षण भर एक दूसरे की ओर देखा, फिर एक ने कहा, बीपी वीपी तो क्या, थकान उतार रही है। बेचारी 1-2 नहीं, पूरे 17 साल रपटती रही है, अब थोड़ी चैन की सांस ले पाएगी। मैंने तड़प कर कहा, भाभी थकान से नहीं, दुख से निढाल हो रही हैं। संतान की मृत्यु किसी भी माँ के लिए दुखदाई ही होती है, और जो बच्चा शारीरिक या आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है, माँ की ममता उस पर कुछ ज़्यादा ही होती है। मेरे वक्तव्य के बाद कमरे में क्षण भर को मौन छा गया। फिर एक प्रश्न आया, आप? मैं अमिता की बुआ हूँ, कानपुर से आई हूँ। मैंने उनके दूसरे संभावित प्रश्न का भी उत्तर दे दिया। और लोग भी आए होंगे? हाँ, कुछ आकर चले गए, कुछ आते जा रहे हैं।
मेरा छोटा भाई तो अमेरिका में है। भाभी के भाई आए थे, उनकी माँ बूढ़ी हैं, बिस्तर से लगी हैं, तो दोनों एक साथ घर नहीं छोड़ सकते। अब इन लोगों को क्या बताती कि रिश्तेदारों ने इस हादसे को हादसे की तरह लिया ही नहीं। वे तो ऐसी राहत की मुद्रा में आ गए हैं जैसे इतने दिनों तक वे ही सब झेलते रहे हैं। खुद मेरे पति मुझसे कहते रहे हैं कि चलो चलें, अब यहाँ रुककर क्या करोगी। पर मैंने साफ कह दिया कि भाभी को इस हालत में अकेले छोड़कर मैं नहीं जा सकती। अमिता एकदम आप पर गई है, जैसे किसी को एकदम ईश्वरीय ज्ञान हो गया हो। देखकर ही पता चल जाता है कि बुआ भतीजी हैं। एक ही खून है ना, समानता तो होगी ही, मैंने नम्रतापूर्वक कहा। चलो एक बात अच्छी हो गई, अमिता का रास्ता साफ हो गया। मतलब अब उसकी शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी। शादी अमिता की? अभी तो 12वीं की परीक्षा दे रही है, मैंने कहा। सो तो दे रही है, पर कभी ना कभी शादी तो होगी ना। आप नहीं जानती, घर में एक आध बच्चा ऐसा हो तो लोग बिदक जाते हैं। वरुण के समय देखा नहीं था कितनी मुश्किल आई थी। दूसरी ने कहा, वह तो अच्छा हुआ उसने लव मैरिज कर ली, नहीं तो ढंग के रिश्ते ही नहीं आ रहे थे। इतना हैंडसम इंजीनियर लड़का, महीना लाख रुपया कमाने वाला, पर लड़की वालों की आंख में चढ़ता ही नहीं था। एक दो जगह तो मैंने भी बात की थी, पर उन लोगों को यही डर था कि माँ बाप के बाद यह जिम्मेदारी बेटे बहू के गले ही पड़ जाएगी। मैं कहने वाली थी कि भाभी अभी सिर्फ 50 की हैं और भैया 55 के। तभी किसी को याद आया, वरुण नहीं आया? आया था, तीसरी करके चला गया। बहू के पूरे दिन चल रहे हैं। अब तो शायद 13वीं पर ही आएगा। मेरे जवाब देने से पहले ही एक जिज्ञासा हुई, 13वीं करेंगे क्या? कुंवारी कन्या की 13वीं होती है क्या? क्यों नहीं होती? दूसरी ने तुरंत कहा, इंसान की जान गई है, कोई चींटी थोड़े ही मरी है। लोग तो अपने पालतू कुत्ते का भी श्राद्ध करते हैं। फिर वे कुत्तों के श्राद्ध के किस्से सुनाने लगीं। मैंने उस अप्रिय प्रसंग को विराम देते हुए कहा, भैया ने पंडित जी से पूछा है, जैसा वे कहेंगे करेंगे। बहू तो शायद 13वीं पर भी नहीं आ पाएगी। संभव ही नहीं है, मैंने कहा। मैंने उन्हें यह नहीं बताया कि बहू की माँ ने पूरे 9 महीने उसे इधर झांकने भी नहीं दिया है। उन्हें डर था कि गर्भवती कन्या पर सविता की छाया पड़ गई तो बच्चे में खोट पैदा होगी। बहू की डिलीवरी मायके में ही होगी, मैंने उनकी शंका का समाधान किया। भाभी की वैसे भी स्थिति नहीं है, अब तो मनोस्थिति भी नहीं है। आप देखना, वरुण के यहाँ भी बेटी ही पैदा होगी, एक ने दावे के साथ कहा। कैसे पता? सबने एक स्वर में पूछा। ये जो गई है ना, उसने ना कुछ देखा ना सुना, जैसी आई थी वैसी ही चली गई। सारी इच्छाएं यहीं छोड़कर गई होगी, वापस ज़रूर आएगी। बेटा हो या बेटी, भगवान जो भी दे, साबुत हाथ पांव और साबुत दिमाग के साथ दे, एक ने दार्शनिक स्वर में कामना की। उसके पीरियड्स तो आवे होंगे ना? एक प्रश्न। ऐसे बच्चों का ना ऑपरेशन करवा देवे हैं। एक समाधान अच्छा हुआ, उसी समय ताराबाई बाहर आई और मैं उत्तर देने के धर्म संकट से बच गई। अपने पीछे दरवाजे को धीरे से धकेलते हुए वह बोली, मैं निकलती हूँ बुआ जी, सब तैयार करके रख दिया है, सुबह आ जाऊँगी। आराम से आना, कोई हड़बड़ी नहीं है। उसके जाने के बाद एक ने पूछा, यह तो सविता की आया है ना, अब भी आती है? अब तो हम सबकी आया बनी हुई है, मैंने फीकी हंसी हंसते हुए कहा। इस समय वही घर संभाल रही है। भाभी तो एकदम टूट गई हैं और मुझे आने जाने वालों के पास बैठना पड़ता है। आप तो अभी रहेंगी ना? एक ने पूछा। हाँ, इन लोगों के सेटल होने तक कुछ दिन तो रहूँगी। आप ना जाते समय भाभी को साथ ले जाना, दूसरी ने सुझाव दिया। उन्हें थोड़े बदलाव की बहुत ज़रूरत है। सोच तो रही हूँ, पर मुझे नहीं लगता भाभी राजी होंगी। अमिता का 12वीं का साल है, उसकी पढ़ाई पहले ही बहुत डिस्टर्ब हो रही है।
अकेली लड़की को घर में छोड़ना भी नहीं है। तीसरी ने अधिकारवाणी से कहा, डर जाएगी बेचारी। जवान मौत बहुत बुरी होती है, साया मंडराता रहता है। भाई साहब से बोलिए, पंडित जी से कहें ना, कहें छोटा मोटा हवन करवा लें और शांति पाठ भी। मौत वाले घर में शांति पाठ बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अनिष्ट आत्मा फेरा लगाती रहती है। उनकी बात पूरी भी न हो पाई थी कि भीतर का दरवाज़ा भड़ाक से खुला। दरवाजे में भाभी खड़ी थी, बिखरे बाल, रो रो कर सूजी हुई आंखें, थर थर कांपता शरीर। मैंने लपक कर उन्हें थाम लिया और चौंक पड़ी। मैंने तो झूठ मूठ कह दिया था कि भाभी को बुखार है, पर उनका शरीर तप रहा था सचमुच। मैंने स्वर को यथासंभव कठोर बनाते हुए कहा, भाभी, आपसे बिस्तर से उठने के लिए मना किया था ना, फिर आप बाहर क्यों आई? ये जो मेरी सखियाँ आई हैं मेरा दुख बांटने, मुझे तसल्ली देने, उनका धन्यवाद भी न करूं मैं? उनकी आवाज़ में एक अजीब सी तड़प थी और बोलते बोलते बुक्का फाड़ कर रो पड़ी वे। उनका वह आक्रोश, उफ, उनका वह आक्रोश इतना करुण, इतना हृदय विदारक था कि लग रहा था कि जैसे सविता की अर्थी अभी अभी उठी हो। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।